हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने सैमुअल्सन थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल के बारे में पढ़ा था। वह किस प्रकार से गुणक और त्वरक की अंत्यक्रिया के फलस्वरूप जो आपके व्यापार चक्र की जो 4 अवस्थाएं हमने पढ़ी थी वो किस प्रकार उत्पन्न होती है। नेक्स्ट जो आपकी ट्रेड साइकिल से रिलेटेड थ्योरी है वो आपकी है हिक्स थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, हिक्स का व्यापार चक्र का सिद्धांत। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री J.R. हिक्स ने अपनी पुस्तक कंट्रीब्यूशन ऑफ द थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल में व्यापार चक्र के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी कि जो आपके J.R. हिक्स थे उनकी एक बुक थी कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, उसमें व्यापार चक्र के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार निवेश में वृद्धि होने के फलस्वरूप यानी कि इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होने के फलस्वरूप गुणक तथा त्वरक की अंत्यक्रिया के कारण आय में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। इनके फलस्वरूप ही व्यापार चक्र उत्पन्न होते हैं। यानी कि इसके इस प्रकार आपका सैमुअल्सन ने बताया था भाई जो गुणक और त्वरक की अंत्यक्रिया के कारण ही आय में क्या होते हैं, चक्रीय परिवर्तन होते हैं। उसी प्रकार हिक्स भी कहते हैं कि भी निवेश में वृद्धि के कारण गुणक तथा त्वरक की अंत्यक्रिया के कारण आय में चक्रीय परिवर्तन होते हैं और यही चक्रीय परिवर्तन किसको जन्म देते हैं, आपकी जो भी व्यापार चक्र को जन्म देते हैं या व्यापार चक्र इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। आगे हम इसकी देखते हैं अजम्पशंस क्या क्या हैं, इसकी मान्यताएं क्या हैं। जो हिक्स की ट्रेड साइकिल थ्योरी उसकी क्या क्या अजम्पशंस है, क्या क्या मान्यताएं। सबसे फर्स्ट है अर्थव्यवस्था प्रगतिशील है। प्रगतिशील का मतलब लगातार चल रही है। इसमें स्वचालित निवेश नियमित दर से बढ़ रहा है। यानी कि जो ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट है वो नियमित दर से बढ़ रहा है और जो ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। अर्थव्यवस्था के संतुलन स्तर से हटने के बाद वह असंतुलन की ओर बढ़ती जाती है। यानी कि एक बार जब इकोनॉमी संतुलन स्तर से हट जाती है तो वह असंतुलन की ओर बढ़ती जाती है। उत्पादन पूर्ण रोजगार स्तर से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। यानी कि जो उत्पादन किया जाता है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पूर्ण रोजगार स्तर से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। संकुचन पर कोई प्रत्यक्ष प्रतिबंध नहीं है, परंतु त्वरक एक प्रत्यक्ष बाधा बन सकता है। इनके जो संकुचन है, कॉन्ट्रैक्शन है, उस पर कोई प्रत्यक्ष प्रतिबंध नहीं है, परंतु जो आपका त्वरक होता है वो उसके अंदर प्रत्यक्ष बाधा बन सकता है। गुणक तथा त्वरक का मूल्य क्या रहता है, सीधा रहता है। जिस प्रकार सैमुअल्सन थ्योरी में भी गुणक और त्वरक का जो मूल्य था वो सीधा रहता था, इसी प्रकार इसमें भी गुणक और त्वरक का जो मूल्य वो सीधा रहता है, कांस्टेंट रहता है। गुणक तथा त्वरक पिछड़े संबंध के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि जो गुणक और त्वरक होते हैं वो पिछड़े संबंध लीड रिलेशन के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि जिस प्रकार से हमने उसमें भी सैमुअल्सन की थ्योरी में पढ़ा था, में जो गुणक और त्वरक है वो पिछड़े संबंध के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। सेवंथ इसकी जो जम्पशन है वो है वर्तमान उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाता है। यानी कि जो प्रेजेंट के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका फुल यूटिलाइजेशन किया जाता है या फुल यूज किया जा सकता है। तो ये इसकी मान्यताएं थी। आगे हम देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से की जा सकती है। यानी कि जो हिक्स की जो ट्रेड साइकिल की थ्योरी है उसको एक्सप्लेन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो प्रोफेसर हिक्स के अनुसार मान लीजिए कोई भी अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में है। सबसे पहले हिक्स मानते हैं कि भी हम मान लेते हैं कि कोई भी इकोनॉमी है वो संतुलन की स्थिति में, इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो इस अवस्था में स्वचालित निवेश किया गया। तो जब संतुलन की स्थिति में होती है तो उस अवस्था में क्या किया जाता है, स्वचालित निवेश गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो निवेश होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो आपका स्वचालित निवेश ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है आपका प्रेरित निवेश इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। तो स्वचालित निवेश आय में होने वाले परिवर्तन के प्रभाव से मुक्त होता है। यानी जो आपका स्वचालित निवेश होता है वो आय में होने वाले परिवर्तन के प्रभाव से क्या होता है, मुक्त होता है। इसके विपरीत प्रेरित निवेश पर आय में होने वाले परिवर्तन का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। स्वतंत्र निवेश का प्रभाव गुणक द्वारा प्रकट होता है तथा प्रेरित निवेश का प्रभाव त्वरक द्वारा प्रकट होता है। यानी कि जो आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, स्वतंत्र जो या स्वचालित जो निवेश होता है उसका जो प्रभाव होता है वो गुणक के द्वारा प्रकट होता है और प्रेरित निवेश का जो इफेक्ट है या प्रभाव वो किसके द्वारा प्रकट होता है, वो त्वरक के द्वारा प्रकट होता है। स्वचालित निवेश में वृद्धि की जाने के फलस्वरूप गुणक की कार्यशीलता के कारण आय में निवेश से कई गुना अधिक वृद्धि होगी। इस आय आय वृद्धि के फलस्वरूप उपभोग में क्या होगी, वृद्धि होगी। जब स्वचालित निवेश किया जाएगा तो आय में निवेश से कई गुना अधिक वृद्धि होगी। आय में वृद्धि होगी तो लोगों के उपभोग में वृद्धि होगी और उपभोग में वृद्धि के कारण वस्तुओं के अधिक उत्पादन की आवश्यकता होगी। इसके लिए त्वरक के कारण अधिक मात्रा में निवेश करना पड़ेगा। इसके फलस्वरूप आय में और अधिक वृद्धि होगी। इस प्रकार हैरड के विकास सिद्धांत के अनुसार गुणक तथा त्वरक की अंत्यक्रिया के कारण आय कई गुना अधिक बढ़ जाएगी और इसके फलस्वरूप व्यवसाय का क्या होगा, प्रसार होगा।
आप मान लेते हैं इकोनॉमी के अंदर जो आपकी व्यावसायिक तेजी आ जाती है, तो वो जो आपकी व्यावसायिक तेजी होती है वो अनिश्चित काल तक जारी नहीं रह सकती, यानी कि वो लंबे समय तक क्या है जारी नहीं रह सकती। केन्ज के अनुसार आय में तेजी से वृद्धि होने पर उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कम हो जाती है, यानी कि लोगों की आय में अगर तेजी से वृद्धि होगी तो जो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके फलस्वरूप गुणक तथा त्वरक की विपरीत क्रियाशीलता, रिवर्स जो वर्किंग का काम करने लग जाते हैं गुणक और त्वरक के कारण। उपभोग व्यय में होने वाली कमी के कारण निवेश में अधिक मात्रा में कमी आएगी और आय में और अधिक कमी आएगी। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था तेजी या समृद्धि की स्थिति से हटकर मंदी की अवस्था में आ जाएगी। मंदी काल में जब आय घटती है तो उपभोग प्रवृत्ति इसी अनुपात में नहीं घटती है, यानी कि जब मंदी काल के अंदर जब आय घटती है तो जो आपकी लोगों की जो उपभोग प्रवृत्ति होती है वो उसी अनुपात में नहीं घटती। पूंजीगत वस्तुओं की गिरावट होने के कारण उनकी पुनर्स्थापना की भी आवश्यकता होती है। इसके फलस्वरूप पूंजीगत वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने लगती है। इस मांग को पूरा करने के लिए नया निवेश करना पड़ता है। गुणक तथा निवेश की अंत्यक्रिया दोबारा आरंभ हो जाती है तथा अर्थव्यवस्था पुनरुत्थान रिकवरी के मार्ग पर आ जाती है। इसके बाद विस्तार की अर्थव्यवस्था दोबारा आरंभ हो जाती है जो नए व्यापार चक्र को जन्म देती है। तो इस प्रकार से ये जो व्यापार चक्र है कभी तेजी आती है, कभी उसके अंदर सुस्ती आती है, मंदी आती है, या फिर उसको पुनर्स्थान होता है, उसके बाद फिर तेजी आती है। तो इस प्रकार से ये जो साइकिल है, ये जो चक्कर है वो चलता रहता है। तो जो आपका ये हिग्स की जो थ्योरी है उसको हम एक डायग्राम के थ्रू भी शो कर सकते हैं। ये इसका डायग्राम है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिग्स थ्योरी में किस प्रकार से उसको डायग्राम के थ्रू हम शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ओ एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं टाइम पीरियड और ओ वाई एक्सिस पर इसमें क्या लिया गया है, इनकम और इन्वेस्टमेंट को शो किया गया है। तो जो आपकी जो ये जो ए रेखा है, ये जो लाइन है, ये किसको शो करती है, ये आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को प्रकट करती है, यानी कि स्वचालित निवेश को क्या करती है, ये प्रकट करती है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को ये क्या करती है, शो करती है। तो नेक्स्ट इसके अंदर जो आपकी एफ जो रेखा है, एफ रेखा क्या करती है, एफ रेखा व्यापार चक्र की न्यूनतम सीमा, यानी कि जो ट्रेड साइकिल की जो मिनिमम जो लिमिट होती है या सीमा होती है उसको क्या करती है, ये शो करती है। मंदी के दिनों में आय तथा निवेश इस सीमा तक कम हो सकते हैं, यानी कि मंदी के जब इकोनॉमी के अंदर मंदी आती है तो मंदी के दिनों में आय और जो आपका निवेश होता है इस सीमा तक कम हो सकते हैं, इससे कम वो नहीं होगी। हिग्स ने इस सीमा को फ्लोर का नाम दिया, यानी कि हिग्स ने इस सीमा को क्या किया है, फ्लोर बोला है। फ्लोर से अभिप्राय उस न्यूनतम सीमा से, यानी कि आप मान लेते हैं 2 नंबर में भी आ सकता है आपका, फ्लोर किसे कहते हैं। तो फ्लोर से अभिप्राय उस न्यूनतम सीमा से है जहाँ तक कि संकुचन व मंदी की अवस्था में वास्तविक आय गिर सकती है, यानी कि उस सीमा से है जहाँ तक मंदी या संकुचन की सीमा में जो आपकी वास्तविक आय है वो इस सीमा तक क्या है, गिर सकती है या कम हो सकती है। इस स्थिति में मांग कम होगी, लाभ कम होने के कारण निवेश कम होता है, उत्पादन कम होता है तथा बेरोजगारी क्या है, बढ़ती है। नेक्स्ट जो आपकी ई जो रेखा है, ई जो रेखा है, ई रेखा दीर्घकालीन संतुलन रेखा है, यानी कि जो आपकी ई जो रेखा है ये क्या है, एक दीर्घकालीन संतुलन रेखा है। इक्विलिब्रियम जो लाइन है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पाथ है। यह रेखा स्वचालित निवेश रेखा ए पर निर्भर करती है, यानी कि जो ये रेखा होती है ये इस पर क्या करती है, ये निर्भर करती है। इससे ज्ञात होता है कि जब अर्थव्यवस्था में स्वचालित निवेश में वृद्धि होती है तो गुणक के कारण आय में कई गुना अधिक वृद्धि होती है। यह मान लिया गया कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता का पूरा प्रयोग हो चुका है, इसलिए निवेश गुणक के कारण आय में वृद्धि होने पर मांग में वृद्धि होने के फलस्वरूप पूंजीगत वस्तुओं जैसे मशीनों आदि के उद्योग में निवेश किया जाएगा। इस निवेश की मात्रा त्वरक पर निर्भर करती है। अतः ई रेखा से ज्ञात होता है कि ए द्वारा प्रकट स्वचालित निवेश के बढ़ने पर गुणक तथा त्वरक की अंत्यक्रिया के कारण आय में कई गुना अधिक वृद्धि होती है, यानी कि इस जो ये जो रेखा होती है इसमें क्या होता है, निवेश बढ़ने से त्वरक और गुणक की अंत्यक्रिया के कारण आय में कई गुना अधिक वृद्धि होती है। तो इसके द्वारा ये शो किया गया। तो इसीलिए जो ई रेखा है वो ए रेखा से ऊंची होती है। ए रेखा के ऊपर उठने पर ई रेखा भी ऊपर की ओर उठ जाएगी। अगर जब आपकी ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की जो लाइन है ये अगर और ऊपर उठ जाएगी तो ये आपकी ई रेखा भी क्या है, ऊपर की ओर उठ जाएगी। व्यापार चक्र संतुलन रेखा ई के चारों ओर घूमता है, यानी कि जो आपका ट्रेड साइकिल होता है वो ई के चारों ओर घूमता है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका सी रेखा। सी रेखा पूर्ण रोजगार की स्थिति से अधिकतम उत्पादन को प्रकट किया गया है। सी रेखा के द्वारा जो आपका पूर्ण रोजगार की स्थिति में
फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति के अंदर जो अधिकतम उत्पादन को क्या किया गया, इसके अंदर प्रकट किया गया है। इनके फुल एम्प्लॉयमेंट है, इक्विलिब्रियम पाथ लाइन ये है। अर्थव्यवस्था में आय का स्तर इससे ऊपर नहीं हो सकता। इनके इकोनॉमी के अंदर जो आपका इनकम का जो लेवल होता है वो सीसी से ऊपर नहीं हो सकता, इससे ऊपर नहीं हो सकता। हिक्स ने इसको क्या कहा है, सीलिंग कहा है। सीलिंग का नाम दिया। सीलिंग से अभिप्राय उत्पादन की उस अधिकतम मात्रा से है जिसे अर्थव्यवस्था के समस्त साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में होने पर उत्पादित किया जा सकेगा। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की सीलिंग एक विस्तारशील सीलिंग होती है। दूसरे शब्दों में पूर्ण रोजगार की सीलिंग समय के साथ बढ़ती है क्योंकि जनसंख्या वृद्धि तथा बढ़ता हुआ स्वचालित निवेश अर्थव्यवस्था की उत्पादन अक्षमता में क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं। अब देखते हैं हम जो आपका ये आपका ट्रेड साइकिल है। जैसे यहाँ पर कोई भी ये ट्रेड साइकिल यहाँ से एम पॉइंट से स्टार्ट होता है, पी से पी पर जाता है, फिर के ऊपर, फिर आपका वापस टी पर, फिर आपका आर पर, फिर आपका एन पर। तो हम देखते हैं जो आपका पी एम पी क्यू टी आर एन चक्रीय व्यापार चक्र की चारों अवस्थाओं को प्रकट करता है। एम पी क्यू रेखा समृद्धि या विस्तार को प्रकट करती है, यानी कि ये तेजी को क्या करती है, प्रकट करती है। क्यू टी आर सुस्ती और मंदी की अवस्था को क्या करती है, प्रकट करती है। और बिंदु क्यू ऊपर के मोड़ का बिंदु है, यानी कि अपर जो आपका टर्निंग पॉइंट है, और जो बिंदु आर है वो आपका लोअर टर्निंग पॉइंट है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं भाई ये जो आपकी चारों जो स्टेज है आपका किस प्रकार से इसके अंदर डायग्राम के थ्रू किस प्रकार से इसका वो एक्सप्लेनेशन की जा सकती है। नेक्स्ट हमने देखा जो भी ये चित्र हमने जो भी डायग्राम देखा उसमें देखते हैं हम किस प्रकार से जो हम तीनों जो अवस्थाएं होती हैं, इनके चार जो अवस्था होती हैं उनका किस प्रकार से वर्णन किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं आपकी जो विस्तार या समृद्धि की अवस्था। तो सबसे पहले मान लेते हैं अर्थव्यवस्था जो आपकी है संतुलन की स्थिति के अंदर है। संतुलन विकास रास्ते ई है जो आपका इक्विलिब्रियम पाथ है, सॉरी ई जो इक्विलिब्रियम पाथ है एम बिंदु पर है तो स्वचालित निवेश में वृद्धि हो जाती है। इसके फलस्वरूप आय में गुणक की प्रक्रिया के कारण कई गुना अधिक और वृद्धि होती है। आय में वृद्धि होने के कारण उपभोग में वृद्धि होती है। उपभोग की मांग को पूरा करने के लिए त्वरक मूल्य के अनुसार प्रेरित निवेश में वृद्धि होती है। प्रेरित निवेश में वृद्धि होने से आय में वृद्धि होती है। इस प्रकार गुणक तथा त्वरक की अंत्य क्रिया को हिक्स ने सुपर गुणक कहा है। इनके जिस प्रकार से ये आय में वृद्धि होती है, निवेश में वृद्धि होने से आय में वृद्धि होती है, आय में वृद्धि होने से उपभोग में वृद्धि होती है, और फिर क्या होती है, आय में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार की जो ये अंत्य क्रिया होती है गुणक और त्वरक की, इसको क्या, जो गुणक की जो अंत्य क्रिया होती है इसको क्या गया है, सुपर गुणक कहा है। इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप बिंदु एम के पश्चात तेजी की अवस्था, इनके इसके पश्चात तेजी की अवस्था आरंभ होने के कारण आय की वृद्धि का मार्ग ऊपर उठकर एमपी हो जाएगा, परंतु आय में पूर्ण रोजगार रेखा सीसी से अधिक वृद्धि नहीं हो सकेगी। इसलिए पी बिंदु पर आय की वृद्धि रुक जाएगी और इस कारण यह सीसी रेखा विकास की अधिकतम दर सीलिंग प्रकट कर रही है। बिंदु पी से क्यू तक आय बिंदु एम से पी तक की तुलना में कम दर से बढ़ती है। वास्तव में पी बिंदु से क्यू बिंदु तक विकास दर लगभग शिखर दर पर आगे घिसटती रहती है। इसके पश्चात यह नीचे की ओर गिरने लगती है, इसलिए बिंदु क्यू को ऊपर के मोड़ बिंदु कहा गया है। हिक्स के अनुसार जब विकास का रास्ता सीलिंग से टकराता है तो वह टकराकर पीछे की ओर उछलकर वापस आ जाता है। आय तथा उत्पादन नीचे की ओर जाने लगता है। तो हिक्स के अनुसार यदि किसी व्यापार चक्कर की तेजी को प्रकट करने वाली रेखा अर्थात एमपी सीलिंग सीसी पर जाकर नीचे की ओर मुड़ती है तो इस प्रकार के व्यापार चक्कर को सीमित चक्कर कहा जाएगा। जैसा कि चित्र के अंदर दिखाया गया सीमित चक्कर वक्र है। इसके विपरीत यदि एमपी रेखा सीलिंग सीसी पर पहुंचने, यानी कि सीसी पर पहुंचने से पहले ही नीचे की ओर मुड़ जाए तो इस प्रकार के व्यापार चक्कर को स्वतंत्र व्यापार चक्कर कहा जाएगा। एमपी रेखा कुछ समय तक तो सीसी रेखा पर चलती है और जैसा कि बिंदु पी से क्यू तक चलन है, इसका कारण यह है कि आय में वृद्धि होने से निवेश में उसी समय वृद्धि नहीं होती बल्कि कुछ समय के बाद वृद्धि होती है। जब विकास रेखा एम पी क्यू सीलिंग सीसी से टकराती है तो कुछ समय के बाद अर्थात क्यू पर पहुंचकर नीचे की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर जो सेकंड स्टेज है वो देखते हैं हम सुस्ती तथा मंदी की अवस्था।
विकास की दर में जब एक बार कमी आरंभ हो जाती है तो गुणक तथा त्वरक की विपरीत दिशा में काम करने लगते हैं। इससे के फलस्वरूप निवेश में कमी होती है। निवेश में कमी होने के कारण आय तथा उपभोग में कमी होती है। उपभोग में कमी होने के कारण उत्पादन में कमी होती है। मंदी की स्थिति में केवल गुणक कार्य करता है, त्वरक कार्य नहीं करता। इसका कारण यह है कि कोई नया निवेश नहीं किया जाता, वर्तमान उत्पादन क्षमता का प्रयोग होता है। इसके फलस्वरूप मशीनों की सहाय होने लगती है, परंतु उनका पुनर्स्थापन भी नहीं किया जाता। मंदी की स्थिति में आय नीचे गिरने लगती है, परंतु वह फ्लोर जो आपका एफ है उससे अधिक नहीं गिरने नहीं पाती। वह एफ के बिंदु टी पर जाकर रुक जाती है। बिंदु टी से वह बिंदु आर तक चलती रहती है, तो क्यू से टी तक की दूरी मंदी को प्रकट करती है। क्यू से टी तक की जो दूरी हो मंदी को प्रकट करती है। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं पुनरुत्थान की अवस्था। मंदी की अवस्था में भी आय आर से नीचे नहीं गिरती है। एफ एफ रेखा पर टी आर बिंदु तक चलन में रहती है। इसके पश्चात आय तथा उत्पादन में वृद्धि आरंभ होने के कारण पुनर्स्थापन आरंभ होने लगते हैं। बिंदु आर से रेखा ऊपर की ओर मुड़ने लगती है। यह एन बिंदु पर संतुलन रेखा ई पर पहुंच जाती है। पुनर्स्थापन का मुख्य कारण यह है कि टी आर में गिरावट इतनी अधिक हो चुकी होती है कि स्वचालित निवेश के कारण उत्पन्न होने वाली मांग को पूरा करने के लिए पुनर्स्थापन निवेश करना पड़ता है। इसके फलस्वरूप गुणवत्ता त्वरक की अंत्यक्रिया आरंभ हो जाती है। इनके अंत्यक्रिया के कारण आय, उत्पादन, रोजगार में दोबारा वृद्धि आरंभ हो जाती है तथा नया जो व्यापार चक्कर है वो क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। तो फिर इसके अंदर हम देखते हैं जो आपका इसकी आलोचनाएं किस प्रकार से की जा सकती है। क्रिटिसिज्म इसका जो हिक्स ने दिया है उसकी क्रिटिसिज्म किस प्रकार से की जा सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका हिक्स का सिद्धांत व्यापार चक्र का उपयुक्त सिद्धांत माना जाता है, परंतु फिर भी इसके अंदर जो है निम्नलिखित कमियां। सबसे पहले इसमें क्या है, त्वरक की धारणा पर आधारित है। काल्डर के अनुसार हिक्स के सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी है कि यह त्वरक के सिद्धांत पर आधारित है, परंतु त्वरक की धारणा अवास्तविक धारणा है। त्वरक को शिथिल माना जाता है, परंतु यह शिथिल नहीं होता। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका गुणक शिथिल नहीं रहता। हिक्स के सिद्धांत की यह मान्यता भी गलत है कि गुणक शिथिल रहता है, परंतु गुणक शिथिल नहीं रहता क्योंकि यह सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कभी भी शिथिल नहीं रह सकती। सीलिंग शिथिल नहीं रहती। डैनबर्ग के अनुसार हिक्स की यह मान्यता भी गलत है कि सीलिंग शिथिल रहती है। सीलिंग उत्पादन की उच्चतम मात्रा को प्रकट करती है, परंतु पूंजी आदि में होने वाली वृद्धि से सीलिंग में भी परिवर्तन आता है, इसलिए सीलिंग को शिथिल मानना उचित नहीं है। नेक्स्ट इसके अंदर स्वचालित निवेश का निष्क्रिय योगदान। आलोचकों के अनुसार हिक्स के सिद्धांत की यह मान्यता भी गलत है कि स्वचालित निवेश निष्क्रिय होता है तथा प्रेरित निवेश सक्रिय होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है। कई स्थितियों में स्वचालित निवेश का योगदान प्रेरित निवेश से भी अधिक होता है। मौद्रिक तत्वों की अवहेलना। हिक्स ने मौद्रिक तत्वों की अवहेलना की है। इन्होंने कोई महत्व नहीं दिया है, इसलिए यह एक पक्षीय सिद्धांत था। वास्तव में मौद्रिक तत्वों के अभाव में व्यापार चक्रों की उचित व्याख्या नहीं की जा सकती। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं जो आपका मेजर्स मेथड टू कंट्रोल ट्रेड साइकिल, यानी कि जो ये ट्रेड साइकिल है इसको कंट्रोल करने के या नियंत्रित करने के क्या उपाय किए जा सकते हैं। व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने के उपाय। व्यापार चक्र समाज के आर्थिक जीवन पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इसके फलस्वरूप समाज को विभिन्न समय पर मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, मंदी की विभिन्न स्थितियों से गुजरना पड़ता है। इसलिए व्यापार चक्रों को नियंत्रित करना आवश्यक हो जाता है। व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने के लिए जो उपाय है वो एक तो आपको होती है मॉनेटरी पॉलिसी और एक होती है आपकी फिस्कल पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या जो उपाय है वो किए जा सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मौद्रिक नीति क्या होती है। मौद्रिक नीति वह नीति है जिसके द्वारा किसी देश का केंद्रीय बैंक आर्थिक स्थिरता को पुनः प्राप्त करने के लिए साख का प्रवाह, मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की लागत या ब्याज की दर को नियंत्रित करता है। DC ऑस्टन के अनुसार मौद्रिक नीति का संबंध ब्याज की दर तथा साख की उपलब्धि को नियंत्रित करके कुल मांग के स्तर तथा संरचना को प्रभावित करने से है। मौद्रिक तत्व व्यापार चक्रों के उतार चढ़ाव को बढ़ाने या कम करने का कार्य करते हैं। विस्तार की अवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तथा संकुचन की अवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम होती है। इसलिए विस्तार की स्थिति में महंगी मौद्रिक नीति अपनाई जाती है तथा ब्याज की दर बढ़ा दी जाती है। इसके फलस्वरूप साख का संकुचन होता है, फलस्वरूप प्रभावपूर्ण मांग कम हो जाती है तथा कीमतें कम होती हैं। महंगी मौद्रिक नीति के अंतर्गत केंद्रीय बैंक द्वारा बैंक दर को बढ़ा दिया जाता है। खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेची जाती है। बैंक की नगद आरक्षित अनुपात एवं तरलता अनुपात को बढ़ा दिया जाता है। ऋणों की सीमांत आवश्यकताओं को भी बढ़ा दिया जाता है।
तो बैंकों को साख का संकुचन करने की सलाह दी जाती है। जिस प्रकार से हमने देखा था भाई इन्फ्लेशन को रोकने के लिए जो मौद्रिक पॉलिसी है वो क्या अपनाई जा सकती है, सेम वही पॉलिसीज हैं जो आपके मौद्रिक नीति में अपनाई जाती हैं व्यापार चक्कर यानी कि जब तेजी आती है तो उसको रोकने के लिए। संकुचन की स्थिति में सस्ती मौद्रिक नीति अपनाई जाती है अर्थात ब्याज की दर कम कर दी जाती है। इसके फलस्वरूप मुद्रा की उपलब्धता अर्थात साख का विस्तार होता है। इसके लिए केंद्रीय बैंक द्वारा बैंक दर को कम कर दिया जाता है। खुले बाजार में प्रतिभूतियां खरीदी जाती है। बैंकों के नगद आरक्षित अनुपात तरलता अनुपात कम कर दिए जाते हैं। ऋणों की सीमांत आवश्यकता को भी कम कर दिया जाता है। बैंक को साख का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बिल्कुल उससे अपोजिट है, जैसे तेजी में अपनाई थी उससे बिल्कुल अपोजिट है। तो यह ध्यान रखना चाहिए कि मौद्रिक नीति व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने में अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं होती। इसका प्रयोग राजकोषीय नीति तथा अन्य उपायों के समन्वय के साथ किया जाना चाहिए। फिर इसके अंदर आती है आपकी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। आधुनिक युग में सरकार की आर्थिक क्रियाएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं। सरकार अपनी आय तथा व्यय में परिवर्तन करके व्यापार चक्रों को काफ़ी सीमा तक प्रभावित कर सकती है। सरकार की आय तथा व्यय संबंधी नीति को राजकोषीय नीति कहा जाता है। अन्य शब्दों में सरकार के निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आय व्यय तथा ऋण संबंधी नीति को ही हम क्या कहते हैं, राजकोषीय नीति कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए दो प्रकार के राजकोषीय उपाय है जो अपनाए जाते हैं। एक तो होता है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर स्वचालित स्थिरक और एक होता है विवेकपूर्ण उपाय। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वचालित स्थिरक क्या होता है। स्वचालित स्थिरक उपाय उन उपायों को कहा जाता है जो स्वयं अपने कार्य करते हैं अर्थात स्वचालित होते हैं। ये उपाय एक और तो व्यक्तियों और कॉरपोरेशनों और दूसरी ओर सरकार के बीच आय तथा मुद्रा के प्रवाह में स्वतः परिवर्तन करते हैं और ऐसा परिवर्तन अपने आप उचित रूप में चक्रीय विरोधी होता है। स्वचालित स्थिरक अपने आप संकट को कम करने वाले का कार्य करते हैं और व्यापार चक्रों में कमी करते हैं। इन्हें अंतर्निहित भी कहते हैं क्योंकि ये अर्थव्यवस्था को स्वतः स्थिर रखते हैं। तो जिस प्रकार से स्वचालित स्थिरक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रगतिशील कर प्रणाली है और एक आपकी बेरोजगारी बीमा है। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं आपकी विवेकपूर्ण उपाय क्या क्या हैं। राजकोषीय नीति के विवेकपूर्ण उपाय वे उपाय हैं जो सरकार के विवेकपूर्ण निर्णयों पर निर्भर करते हैं। जैसे सरकार की कर नीति क्या है, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। कर की दरों को स्थिर रखकर सार्वजनिक व्यय में परिवर्तन करना, कर की दरों में परिवर्तन करना एवं सार्वजनिक व्यय में को स्थिर रखना, करों के परिवर्तन एवं सार्वजनिक व्यय के परिवर्तन को उचित प्रकार से समन्वय स्थापित करना। इसमें से प्रथम प्रकार के उपाय मंदी के उपचार के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। दूसरी प्रकार के उपाय मुद्रास्फीति को रोकने तथा तीसरी प्रकार के उपाय सार्वजनिक आय तथा व्यय को समन्वित नीति अपनाकर मंदी व तेजी दोनों प्रकार के चक्रीय परिवर्तनों का उपचार करने में सहायक होते हैं। फिर इसके अंदर आता है डायरेक्ट कंट्रोल क्या हो सकते हैं, प्रत्यक्ष नियंत्रण क्या है। सबसे पहले इसके अंदर आता है प्राइस कंट्रोल। इसका लक्ष्य बाजार में अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों को निर्धारित करना होता है। कीमत नियंत्रण में सरकार के समर्थन कीमत को भी शामिल किया जाता है। समर्थन कीमत से अभिप्राय उस न्यूनतम कीमत से जो राज्य द्वारा किसानों को उचित उत्पादन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है क्वांटिटी कंट्रोल। इसका संबंध निम्नलिखित से जैसे उचित कीमत दुकानों द्वारा वस्तुओं का वितरण जैसे राशनिंग कहते हैं। देश में निश्चित सामरिक उत्पादन इकाइयों के लिए उत्पादन की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए सरकार की लाइसेंसिंग नीति। नेक्स्ट इसके अंदर आता है वेज कंट्रोल। इसका लक्ष्य मुद्रास्फीति तथा अपस्फीति की समयावधि के दौरान मजदूरी तथा आय का नियंत्रण करना होता है। तो इस प्रकार से सबसे अगर कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं व्यापार चक्रों के नियंत्रण की समस्या एक जटिल समस्या है। इसके लिए उपयुक्त मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति तथा प्रत्यक्ष नियंत्रण का सभी का एक साथ क्या किया जाना चाहिए, प्रयोग किया जाना चाहिए।